बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो लैंड की तलाश। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान सीरीज। शहर में पहुंचकर सफ़ेद फार्म मफरूर ने एक जगह गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर सामने वाली इमारत में दाखिल हो गया। इसमें कई कुशादा और शानदार फ्लैट थे। उन्हीं में से एक का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। यहाँ कोई दूसरा मौजूद नहीं था। कोट उतारकर उसने सोफे पर डाल दिया और टाई की गिरा ढीली करने लगा। आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। फिर टाई भी गले से निकालकर सोफे ही पर डाल दी और फोन पर किसी के नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से जवाब मिलने पर बोला, बात बनी और बिगड़ गई। क्या मतलब? दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज आई, रॉल्फ मारा गया। किस तरह? हम उस औरत को बताई हुई जगह पर ले गए थे। पहले तो वो किसी की बात का जवाब देने से पर आमादा नजर नहीं आती थी। फिर किसी तरह जबान खोली थी कि एक नामालूम आदमी ने मुदाखलत की। वो मुसल्ला था और हम उसकी मौजूदगी से लाइल्म थे। हमें निहत्था हो जाना पड़ा। औरत ने रॉल्फ पर फायरिंग कर दिया। फिर मेरे लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि किसी तरह वहां से फरार हो जाता। क्या वो कोई मकामी आदमी था? दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ, मकामी ही था, उसने कहा। इमरान? दूसरी तरफ से पूछा गया। नहीं, कोई और था। उसे तो मैं पहचानता हूँ, उसने बताया। तो तुम उस औरत से कुछ भी मालूम ना कर सके? आवाज आई। नहीं, शायद मालूम कर लेते अगर वो ना टपक पड़ता, उसने कहा। क्या शहर ही से तुम्हारा ताकुब किया गया था? अगर किया भी गया हो तो हमें एहसास नहीं हो सका था, उसने बताया। तुम सब इतने गाफिल क्यों रहने लगे हो? आवाज आई। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं सिवाय इसके कि ये महज इत्तेफाक था। अच्छा, तुम वहीं ठहरो। अब अपने फ्लैट ही तक महदूद रहना। कब तक? उसने सवाल किया। बकवास मत करो, दूसरी तरफ से कहा गया। और फिर राब्ता मुनक़ता होने की आवाज आई। वो बुरा सा मुंह बनाए हुए रिसीवर को घूरता रह गया। थोड़ी देर बाद उसने स्लीपिंग सूट पहना और बिस्तर पर गिर गया। थकन के आसार उसके चेहरे से नुमाया थे और पलकें बोझल हो ही जा रही थीं। जरा ही इसी देर में वो सो गया। फिर आंख खुली थी, टेलीफोन की घंटी मुसलसल बजते रहने की बिना पर। झिनझिलाकर उठ बैठा। हेलो, रिसीवर उठाकर माउथ पीस में धाड़ा। बोनार्जिस स्पीकिंग। मैं राशिद हूँ। क्या बात है? मेरा ख्याल है कि मुझसे एक गलती हो गई है जिसकी इत्तला मुझे तुमको पहले ही देनी चाहिए थी। आवाज आई। क्या हुआ? उसने पूछा। तुमने पिछली शाम को मुझसे कहा था कि समीना सालोमन को इस मीटिंग में ले जाऊं। मैं ले गया था और उसने वो सब कुछ किया जो उसे करना था। वापसी पर उसे आबिद रिजवानी के बंगले में उतारकर खुद रवाना हो गया। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरा ताकुब किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल मैं ताकुब करने वाले को डॉज देने में कामयाब हो गया। राशिद ने कहा। इस कामयाबी से तुम्हारी क्या मुराद है? उसने पूछा। ताकुब करने वाला मेरे ठिकाने तक नहीं पहुंच सका था, राशिद ने बताया। तब तो कोई बात नहीं है, मैंने सोचा तुम्हें मुतला कर दूं, राशिद ने कहा। तुमने अच्छा किया। ये बहुत बुरी बात है कि हम निजी तौर पर आपस में कोई राब्ता नहीं रख सकते, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं नहीं समझा, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने पूछा। यही कि मैं अपने तौर पर समीना सालोमन से राब्ता नहीं रख सकता, राशिद ने कहा। इसकी जरूरत? बुनाजिस ने सवाल किया। मुझे बहुत अच्छी लगती है, राशिद ने बताया। देखो दोस्त, हम लोग आपस में इस किस्म के ताल्लुकात नहीं रखते, इसलिए तुम कहीं और किस्मत आजमाई करो, उसने कहा। मजबूरी है। मुझे तुमसे हमदर्दी है। क्या ये समीना सालोमन बहुत खूबसूरत है? बुनाजिस ने पूछा। नहीं, खूबसूरत तो नहीं है ज्यादा, लेकिन पता नहीं किस किस्म की दिलकशी अपने अंदर रखती है। क्या तुमने उसे नहीं देखा? राशिद ने कहा। जरूरी नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को देखें भी, बुनाजिस ने कहा। देखने की चीज है। सब्र करो और होशियार रहो, बुनाजिस बोला। अच्छा, मैं पूरी तरह होशियार ना होता तो ताकुब करने वाले को डॉज कैसे देता? राशिद ने कहा। अच्छा, खुदा हाफिज, कहकर बुनाजिस ने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। वो इस औरत के बारे में सोचने लगा जिससे उसे अहकामात मिलते थे, लेकिन उसने आज तक उसे नहीं देखा था। इसकी कैमरा से भी वाकिफ नहीं था। सिर्फ एक फ़ोन नंबर था उसके पास, और वो भी सिर्फ फ़ोन ही पर उससे रब्ता रखती थी। बुनाजिस पुर्तगाली था और जीरो लैंड की तंजीम में खासी अच्छी हैसियत रखता था, यानी उसे थ्रेसिया से बराह रास्त अहकामात मिलते थे। वो सोच रहा था कि क्या थ्रेसिया को इससे आगाह कर दे कि समीना सालोमन के सिलसिले में राशिद का ताकुब किया गया था। फिर ख्याल आया कि ताकुब करने वाला राशिद के ठिकाने तक तो पहुंच ही नहीं सका था। फिर क्या जरूरत है कि इस मसले को छेड़ा जाए? हो सकता है खुद इसके लिए कोई नया दर्द सर पैदा हो जाए।
लेकिन ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसे सिर्फ फ्लैट ही तक महदूद कर दिया गया है। अचानक फोन की घंटी बजी और इसने मुस्तरिबाना अंदाज में रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से वही नुस्वानी आवाज आई जिससे अहकामात मिला करते थे। पुनाजिस, वो इमरान के अलावा और कोई नहीं हो सकता जो औरत को तुम्हारे कब्जे से निकाल कर ले गया है। मैं इमरान को पहचानता हूँ मादाम, पुनाजिस ने कहा। वो मेकअप का माहिर है, आवाज बदलने पर भी कादिर है, हत्ता कि चाल ढाल तक बदल लेता है। आवाज आई। ऐसी कोई सूरत है तो फिर मैं क्या अर्ज करूं मादाम, बोनाजिस ने कहा। आज रात को तुम अपनी जगह बदल देना। क्यों मादाम? फार्म का मालिक तुम्हारी इस ज्ञानगाह से वाकिफ है और तुम वहां रॉल्स की लाश को छोड़ आए हो। ये बात तो है मादाम, उसने कहा। अब तुम साहिली तफरीह के हट नंबर 182 में चले जाओ, मादाम ने कहा। बहुत बेहतर मादाम, उसने कहा। दरअसल मैंने इमरान का सुराग एक बार फिर खो दिया है। आवाज आई। पहले ही इस पर हाथ डाल देना चाहिए था, बुनाजिस बोला। इससे कोई फायदा ना होता, इसकी मसरूफियात पर नजर रखना जरूरी था। मैं उसे तलाश करूं? बुनाजिस बोला। नहीं, सिर्फ दूसरे अहकामात के मुंतजिर रहो, हट में जरूर मुंतकिल हो जाना। आवाज आई। ऐसा ही होगा मादाम, उसने कहा। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता होने की आवाज सुनकर उसने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया और पैकेट से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। इमरान उसे मॉडल टाउन की उसी इमारत में ले आया जहां खुद मुकीम था। कैली ग्राहम किसी कदर परेशान भी नजर आ रही थी। क्या यहाँ किसी से तुम्हारा राब्ता है? इमरान ने उसे पूछा। नहीं, मुझे किसी से भी राब्ता रखने को नहीं कहा गया था, बस तुम्हारी तलाश मकसूद थी। लेकिन फिर वो जगह तुम्हें कैसे मिली थी जहाँ के पते से तुमने इश्तेहार शाया कराया था? इमरान ने पूछा। मुझे सिर्फ इस जगह का पता बताया गया था जहाँ मुझे कैंप करना था। एक हवाले से वो जगह मुझे मिल गई थी, उसने बताया। वो जगह किसकी मलकियत है? इमरान ने पूछा। एक मकामी आदमी की, इसका नाम राहत अली है। मुझे उसके नाम एक तारुफी खत दिया गया था। जेन हार्लिंगर के ही नाम से? इमरान ने पूछा। हाँ, उसी नाम से। ओह, तो क्या तुम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे? बिला जरूरत मैं कभी कुछ नहीं करता, इमरान सर को मनफी जुम्बिश देकर बोला। मेरे सामान का क्या होगा? कैली ग्राहम ने पूछा। अब तुम राहत अली के लिए एक खत लिख दो, मेरा कोई आदमी वहां से तुम्हारा सामान ले आएगा, इमरान ने कहा। ये प्रोग्राम में शामिल नहीं था, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि इस खत का रद्देमल क्या होगा, कैली ग्राहम ने कहा। अच्छा, तो फिर पुरसकून बैठो, मैं खुद देखूंगा। सामान की तफसील मुझे लिखवा दो। लेकिन ठहरो, तुम्हारे इस तरह गायब हो जाने से राहत अली का रद्देमल क्या होगा? इमरान ने पूछा। मैं ये भी नहीं जानती। अच्छा, जो कुछ हो, जो कुछ जानती हो वही बता दो, इमरान ने कहा। सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे तुमसे माजरत तलब करनी थी और फिर ये दरख्वास्त करनी थी कि मेरे साथ स्पेन चलो, कैली ग्राहम ने कहा। पैदल? इमरान बोला और वो हैरत से उसे देखने लगी, फिर हंसकर बोली। किसी वक्त भी शरारत से खाली नहीं रहते। मैंने संजीदगी से पूछा था, इमरान ने कहा। पैदल क्यों जाओगे? इसलिए कि यहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इमरान बोला। फिर क्यों छुपे छुपे फिर रहे हो? कैली ग्राहम ने कहा। ये मेरी तफरीह है। एक तरफ जीरोलैंड के एजेंट है और दूसरी तरफ मुखालिफ कैंप, कैली ग्राहम बोली। किसका मुखालिफ कैंप? हमारा मुखालिफ कैंप। लेकिन हमारा कोई मुखालिफ कैंप नहीं है। तुम हमारे दोस्त हो। दोस्ती के लिए तीसरे की मुखालिफत करना अक्लमंदी नहीं है, इमरान ने कहा। ये तुम्हारी जाती राय है। हाँ, ये मेरी जाती राय है। लेकिन हम जिन हालात के खिलाफ सफारा हैं वो सारी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये भी दुरुस्त है। तो फिर? तो फिर क्या, मेरी समझ में अभी तक नहीं आ सका कि आखिर लोग मुझसे क्या चाहते हैं, इमरान ने कहा। पहली बात तो यह है कि उन चारों के साथ तुम क्यों ले जाए गए थे, कैली ग्राहम बोली। ये मामला भी अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सका, इमरान बोला। हालांकि यही बुनियादी मसला है, कैली ग्राहम ने कहा। मुझे अफसोस है कि मैं इस पर कोई रोशनी ना डाल सकूंगा क्योंकि खुद भी इस मकसद से लाइल्म हूँ, इमरान ने कहा। देखो, खुद को मजीद दुश्वारियों में ना डालो, वो इसे बेयकीनी से देखती हुई बोली। वक्ती मामलात हैं, देखा जाएगा। तुम गलत फहमी में मुब्तला हो, ये वक्ती मामलात नहीं है। दोनों कैंपों की सिक्योरिटी तुम्हारे चक्कर में है। जिसके हत्थे भी चढ़ गए वो तुम्हें जुबान खोलने पर मजबूर कर देगा। नहीं मानोगे तो जिंदगी से हाथ धोगे, कैली ग्राहम ने कहा। मैंने सुना है कि तुम कुकीज बड़ी अच्छी बनाती हो, इमरान ने कहा। बात मत उड़ाओ। हाँ, मैं बहुत लजीज डिशें भी तैयार कर सकती हूँ, कैली ग्राहम ने कहा। तो फिर कब तैयार करोगी? थोड़ी ही देर बाद से भूख लगनी शुरू हो जाएगी। मैं पेट का बहुत कच्चा हूँ, इमरान ने कहा। खैर, मैं फिर तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगी। मुझे किचन दिखाओ, कैली ग्राहम बोली। इसे किचन में छोड़कर वो फिर सिटिंग रूम में वापस आ गया और फोन पर राना पैलेस के नंबर डायल किए। फौरन ही जवाब मिला। बस कॉल ही करने वाला था, ब्लैक जीरो ने कहा।
कोई खास बात? इमरान ने पूछा। जी हाँ, समीना सालोमन अब भी आबिद रिजवानी ही के बंगले में मौजूद है। तुम्हें यकीन है? जी हाँ, मैं ज़ाती तौर पर भी तस्दीक कर चुका हूँ। ब्लैक जीरो की आवाज़ आई। गुड, ये अच्छी खबर सुनाई है तुमने। इसका ये मतलब हुआ कि ताकुब को इससे महज अपने आदमी की ज़ात ही तक महदूद रख समझा होगा, वरना हरगिज़ वहाँ ना रुकती। अब क्या हुक्म है? ब्लैक जीरो ने पूछा। एहतियात और होशियारी और निगरानी जारी रखो और अच्छी तरह तैयार रहो कि किसी भी वक्त उसे घेर कर गिरफ्तार कर लेना। बहुत बेहतर जनाब, ब्लैक जीरो ने कहा। और मॉडल कॉलोनी के बंगला नंबर F-37 के आसपास भी हमारे किसी आदमी को मौजूद होना चाहिए, ये देखने के लिए कि और कोई तो इस बंगले में दिलचस्पी नहीं ले रहा। इमरान ने कहा। बहुत बेहतर, F-37 मॉडल कॉलोनी, ब्लैक जीरो की आवाज़ आई। और आज के किसी भी अखबार में एक माहिर नफ्सियात खातून का इश्तेहार तलाश करके उसके पते पर भी ये देखने की कोशिश करो कि इस इमारत की भी तो निगरानी नहीं की जा रही। इमरान ने कहा। मैंने देखा था वो इश्तेहार। वो कौन है? इत्मीनान से बताऊंगा, फिलहाल मौका नहीं है। इमरान ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, उसे भी देख लिया जाएगा। ब्लैक जीरो की आवाज़ आई। कितनी देर में मुझे मुतला कर सकोगे? इमरान ने कहा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के बाद। ब्लैक जीरो की आवाज़ आई। ठीक है, कहकर इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। मॉडल कॉलोनी का F-37 वो बंगला था जिसके एक पाम के गमले में वो सिगरेट लाइटर नुमा पिस्तौल डाल आया था। अगर वाकई इसमें कोई ऐसी चीज पोशीदा थी जो उसके हामिल की निशानदही कर देती, तो इसकी तस्दीक के लिए इससे बेहतर और कोई तदबीर नहीं हो सकती थी। वो फिर किचन की तरफ चल पड़ा और दरवाजे के करीब रुककर बोला, खुशबुएं तो मुंतशिर होने लगी हैं। यहाँ सभी कुछ तो मौजूद है, कैली ने मुड़कर कहा। बस एक औरत की कमी थी। सो वो बराह रास्त आसमान से टपक पड़ी है। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। सुना है तुम्हारे यहाँ शराब पीने की ममानियत हो गई है? कैली ग्राहम ने पूछा। सिर्फ गैर मुल्की लोग पी सकेंगे, इमरान ने बताया। मुकम्मल शराबबंदी होनी चाहिए थी, कैली ग्राहम ने कहा। क्या तुम शराब नहीं पीती? इमरान ने पूछा। आदि नहीं हूँ, ना मिले तो परवाह भी नहीं होती, कैली ग्राहम ने कहा। यह तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मैं एक अच्छा मेजबान साबित ना हो सकता, इमरान ने कहा। तुम तो पहले भी नहीं पीते थे, कैली ग्राहम ने कहा। लिहाजा आज मैं बहुत खुश हूँ। आदमी ने बहुत तेरी गैर जरूरी चीजें अपने पीछे लगा ली हैं, शराब, तंबाकू, चाय वगैरह। अगर ये ना मिले तो कोई काम ही ढंग से नहीं हो पाता। जो इनके आदि नहीं हैं, आखिर वो भी आदमी ही है ना, और कारकर्दगी में किसी से भी कम नहीं है। आदमी से ज्यादा अहमक जानवर रुए जमीन पर और कोई दूसरा ना होगा, इमरान ने बेहद मगमूम लहजे में कहा। और ऊपर से अशरफुल मखलूकात होने का दावेदार भी है, इमरान ने बात को जारी रखते हुए कहा। अहमक नहीं, बल्कि सिर्फ नकाल है, कैली ने कहा। दरअसल नकाली की जिबलत मंतकी शऊर पर भी गालिब आ जाती है। ठीक कहती हो। अंग्रेजों की आमद से पहले यहाँ कोई चाय के नाम तक से वाकिफ तक नहीं था। इब्तिदा में सिर्फ दौलतमंद तबके ने इस सिलसिले में अंग्रेजों की नकाली की, फिर रफ्ता रफ्ता सभी इस फजूल शय की आदि होती चले गए। इमरान डियर, मैं यहाँ तुमसे मशरूबात पर लेक्चर सुनने के लिए नहीं आई। तुम असल मौजू से क्यों भाग रहे हो? कैली ग्राहम ने कहा। तुम नहीं आई हो, बल्कि मैं लाया हूँ तुम्हें, और मजबूरन लाया हूँ कि तुम्हें जीरो लैंड के एजेंडों से बचाया जा सके। वरना यकीन करो कि दूर ही से तुम्हारी शक्ल देखकर चुपचाप वापस चला जाता, इमरान बोला। बहुत बहुत शुक्रिया, वो किसी कदर तल्ख लहजे में बोली। अभी तुम इस मामले को अच्छी तरह नहीं समझे, इसलिए हालात की संगीनी का भी एहसास नहीं है। मैं सब कुछ अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन फिर वही बड़ा सा सवालिया निशान, आखिर तुम सब मुझसे क्या चाहते हो, जबकि तुम्हें सब कुछ मालूम हो चुका है? कैली इमरान ने कैलीग्राम से पूछा। यानी तुम्हें यकीन है कि तुम मरीख पर ही गए थे? कैली ग्राहम ने कहा। फिलहाल मेरी बात अलग रखकर ये बताओ कि इन चारों का क्या ख्याल है? वो इसे फ्रॉड समझ रहे हैं, कैली ग्राहम ने कहा। किस बिना पर? कोई दलील? इमरान बोला। तफसीलात का मुझे इल्म नहीं, लेकिन उनका ख्याल है कि वो जमीन ही का कोई नामालूम और गैर मामूली खित्ता था, कैली ग्राहम ने कहा, जिस पर सब्ज रंग की धुंध छाई रहती है। इमरान ने कहा। सब्ज रंग की धुंध पैदा कर लेना इन लोगों के लिए कुछ मुश्किल नहीं। वो बकिया दुनिया से ज्यादा तरक्की याफ्ता है, कैली ग्राहम ने कहा। दिन भर धुंध छाई रहती है और रात को गायब हो जाती है, और इस खित्ते पर मकड़ियों के शक्ल के इंसान पाए जाते हैं। मकड़ियों की शक्ल के ऐसे रोबोट्स बनाए जा सकते हैं जिन पर इंसानी शक्लों का गुमान हो सके, कैली ग्राहम बोली। सवाल तो ये है कि अगर वो जमीन ही का कोई खित्ता है तो उन लोगों का कोई क्या बिगाड़ लेगा, इमरान ने कहा। अच्छा, बाउल सॉफ्ट नामी पेंटिंग का क्या किस्सा था? कैरी ग्राहम ने पूछा। बस किस्सा ही किस्सा था, और आखिरकार जीरो लैंड के एजेंटों ने उसे नजर आतिश कर दिया, इमरान बोला। लेकिन उसके कैमरा फोटो तुम्हारे पास महफूज हैं, इमरान बोला। कैली ग्राहम ने पूछा। अच्छा, तो तुम भी उसी चक्कर में हो, इमरान ने कहा। क्या मुझे ना होना चाहिए?
तुम जानते ही हो कि मैं जर्मन हूँ और उन पेंटिंग्स के बारे में भी जानती हूँ जो हिटलर को बहुत पसंद थी। बाल्देसॉफ भी उन्हीं में से एक है। कैली ग्राहम ने कहा। अच्छा, तो फिर? इमरान ने पूछा। जाहिर है कि कुछ पेंटिंग से नाजियों की बहुतेरे राज अफशा हुए थे, लिहाजा बाल्देसॉफ के लिए भी यही सोचा जा सकता है कि वो भी किसी अहम राज की हामिल थी। कैली ग्राहम ने कहा। रही होगी। इमरान ने लापरवाही जाहिर करने के लिए शाने सकोड़े। और हम लोगों का ख्याल है कि तुमने इसका मामला हल कर लिया तो होगा, इसलिए जीरोलैंड के एजेंट तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। कैली ग्राहम ने कहा। ये उन अहमकों की गलतफहमी है। इमरान बोला। तुम एतराफ नहीं करोगे? कैली बोली। वैसे इखलाकन ये होना चाहिए कि अगर मैं किसी नतीजे पर पहुंचा भी हूं, तो मुझे इससे सिर्फ मगरबी और मशरकी जर्मनी की हुकूमत को आगाह करना चाहिए। मशरकी जर्मनी का मतलब है मुखालिफ कैंप। वो आंखें निकालकर बोली। तो फिर मगरबी जर्मनी? इमरान बोला। हूँ, तो तुम वाकई इस पेंटिंग की तह तक पहुंच गए थे? कैली ने मायने खेज अंदाज में सर हिलाकर बोली। और थोड़ी देर तक खामोशी से इमरान की आंखों में देखते रहने के बाद फिर बोली। उन चारों के साथ तुम्हें भी कैदी बनाने का मकसद यही रहा होगा कि तुमसे बाउल्दे सौफ के बारे में मालूमात हासिल की जाए। हालांकि ऐसा कतई नहीं हुआ। मुझे भी मरीख की सह करा के वापस भेज दिया गया। इमरान बोला। और तुम्हें यकीन आ गया था कि तुमने मरीख की ही सह की थी? कैली ग्राहम ने कहा। क्यों ना करता यकीन, जबकि एक मकड़ी नुमा हसीना से मेरी शादी भी होते होते रह गई थी। इमरान ने कहा। फिर उड़ने लगे? वो इमरान को घूरती हुई बोली। एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आ सकी। इमरान ने पुरतफक्कुर लहजे में कहा। कौन सी बात? कैली ने कहा। पहले तो मगरबी जर्मनी के लिए काम करती थी और तुम्हारी कौमियत भी जर्मन जर्मन ही थी है। फिर तुम इन लोगों में कैसे पहुंच गई? इमरान ने पूछा। मैंने अपनी हुकूमत या वतन से गद्दारी नहीं की, बस इंतजामी उमूर में तब्दीली की बिना पर मेरी खिदमत उधर मुंतकिल कर दी गई थी। कैली ने कहा। यानी दोनों हुकूमतों की रजामंदी से तुम्हारी मुंतकिली अमल में आई थी? इमरान ने कहा। बिल्कुल यही बात थी, और इसका सबब भी जीरो लैंड की तंजीम ही बनी थी। तुम जानते ही हो कि बहुत तीरे मफरूर नाजी साइंसदानों ने उसी तंजीम के दामन में पनाह ली थी। ये उस वक्त की बात है जब थ्रेसिया इस तंजीम की सरबराह नहीं थी, कोई और शख्स इसका सरबराह था। बहरहाल ये मफरूर नाजी अपने साथ बहुत कुछ ले गए थे, और मेरी मालूमात इनके मुतालिक बहुत वसी थी। इसलिए मेरी खिदमत अमेरिका के इस इदारे की तरफ मुंतकिल कर दी गई, जो सिर्फ मफरूर नाजियों के बारे में छानबीन कर रहा था। तुम्हें इल्म होगा कि बाउल्दे सौफ की क्या अहमियत हो सकती है? इमरान ने सवाल किया। इल्म ना होता तो ये क्यों कहती कि तुम महज इस पेंटिंग की वजह से मरीख पर ले जाए गए थे? वरना उन चारों का और तुम्हारा क्या साथ? उन चारों को मरूब करके बड़ी ताकतों को ब्लैकमेल करना था। तुम्हारा क्या मसरफ था? कैली ने कहा। ठीक कहती हो। हम बेचारे तो तुम्हारी भट्टियों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के लिए हैं। इमरान ने कहा। अब इस हद तक भी नीचे ना जाओ। मेरे कहने का मकसद ये था कि वो तुम्हारी हुकूमत को ब्लैकमेल करके क्या हासिल कर सकते हैं। कैली ने कहा। बस खत्म करो। इमरान हाथ उठाकर बोला। अब मादा सिर्फ बातें कबूल करने पर तैयार नहीं है। ओह अच्छा, वो चौंक कर बोली। बस सिर्फ 10-15 मिनट बाद तुम खाने की मेज पर होगे। इतने में फोन की घंटी बजी और इमरान फिर सिटिंग रूम की तरफ पलट आया। फोन पर ब्लैक जीरो था। इस मकान की निगरानी हो रही है जनाब, जिसमें माहिर नफ्सियात खातून का क्याम है। ब्लैक जीरो ने इत्तला दी। तुम अपने आदमियों के बारे में कह रहे हो या कोई और भी है? मेरा मतलब था कि कुछ नामालूम अफराद भी उस मकान की निगरानी कर रहे हैं। ब्लैक जीरो ने कहा। मकामी हैं या गैर मुल्की? इमरान ने पूछा। दो सफेद फार्म गैर मुल्की, ब्लैक जीरो ने बताया। अगर उनमें से कोई अपनी जगह छोड़े तो उसका ताकुब किया जाए। इमरान ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, ब्लैक जीरो ने कहा। और मॉडल कॉलोनी वाले बंगले F-37 की भी अभी तक रिपोर्ट ये है कि उसके आसपास कोई मुश्तबा आदमी नजर नहीं आया। तुम्हें यकीन है? इमरान ने पूछा। जी हाँ जनाब। अच्छी बात है। मुझे इसी तरह बाखबर रखना, और हाँ, समीना सालोमन की तरफ से भी ध्यान ना हटने पाए। इमरान ने कहा। उसके सिलसिले में बहुत एहतियात से काम लिया जा रहा है, आप मुतमईन रहें। ब्लैक जीरो ने कहा। डेट्स ऑल, कहकर इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। खाने की मेज पर कैरी ने फिर बाउल्दे सौफ का जिक्र छेड़ दिया, और इमरान हाथ उठाकर बोला। पहले मुझे भी कुछ सोचने समझने दो। बताओ क्या समझना चाहते हो? हिटलर के कलेक्शन की दूसरी तस्वीर की क्या अहमियत थी? इमरान ने पूछा। उनमें से कई नाजियों के खुफिया अड्डों के बारे में चीस्तानी दस्तावेजात साबित हुई थी। उन्हीं की मदद से कई खुफिया अड्डों का पता लगाया गया था, लेकिन बाउल्दे सौफ हाथ नहीं लगी थी। कैली ने कहा। तो इन तस्वीर से जिन खुफिया अड्डों की निशानदही हुई थी, क्या वो सब के सब तलाश कर लिए गए थे? इमरान ने पूछा। हाँ, करीब करीब सभी। तो फिर मेरा ख्याल है कि बाउल्दे सौफ से मुतालिक खुफिया अड्डे पर जीरो लैंड के एजेंट काबिज हैं।
वरना वो इस पेंटिंग को हासिल करके नजर आतिश क्यों कर देते? इमरान ने कहा। ये सिर्फ तुम्हारा बयान है कि उन्होंने उसे तुमसे छीनकर नजर आतिश कर दिया था, जिसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। कैली ने कहा। क्या महज मेरा कह देना काफी नहीं है? इमरान ने कहा। मैं यकीन कर सकती हूँ, लेकिन दूसरे तो सबूत चाहेंगे ना? कैली ने कहा। इसलिए मैं दूसरों का पाबंद नहीं हूँ। मेरी तरफ से सब जाएं जहन्नम में। जब तक जिंदा हूँ ये जंग जारी रहेगी। इमरान बोला। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। ये सिर्फ मेरा और तुम्हारा मसला नहीं है, सारी दुनिया का मसला है। कैली बोली। इमरान कुछ ना बोला। खाने के दौरान ही में फिर फोन की घंटी बजी। इमरान कैली को किचन में छोड़कर खुद उठाया। इस बार भी ब्लैक जीरो की कॉल थी। समीना सालमन 2 सूटकेसों समेत आबिद रिजवानी के बंगले से मॉडल टाउन की कोठी नंबर A16 में मुंतकिल हो गई है, उसने इत्तला दी। तन्हा थी? इमरान ने पूछा। जी हाँ। बहुत एहतियात से A16 की निगरानी कराओ। मैं आज ये किस्सा खत्म कर देने का इरादा रखता हूँ। इमरान खुद सोचता हुआ बोला। अपने सारे आदमियों को दूसरी जगहों से हटाकर उसी कोठी के गिर्द लगा दो। बहुत बेहतर जनाब, ब्लैक जीरो ने कहा। आज शब को मैं उस कोठी में दाखिल होने का इरादा रखता हूँ। वक्त से तुम्हें बाद में मुतला कर दिया जाएगा। इमरान बोला। बहुत बेहतर जनाब। इमरान रिसीवर कैडल पर रखकर मुड़ा। कैरी दरवाजे में खड़ी उसे घूरे जा रही थी। बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता था, जैसे अचानक किसी नए ख्याल ने उसका रवैया यकसर बदल दिया हो। खैरियत? इमरान उसे ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बोला। तुम इंसानियत से गद्दारी के मुर्तकब हो रहे हो। क्या इतनी देर में कोई नया ख्वाब देख लिया है? इमरान ने कहा। अगर बाउलदे सौफ वाला अड्डा जीरोलैंड वालों के हाथ लग गया है और तुम उसके बारे में कोई इत्तला छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं उसे पूरी इंसानियत से गद्दारी ही समझूंगी। कैली ने कहा। तो गोया तुम्हें यकीन है कि उस पेंटिंग में ऐसी ही कोई इत्तला थी? इमरान ने कहा। इत्तलात के सिवा उन सारी तस्वीर में और कुछ भी नहीं था। कैली ने कहा। गालिबन मशहूर आर्टिस्टों ने वो सारी तस्वीर बनाई होंगी? इमरान ने पूछा। हरगिज नहीं। कोई तस्वीर किसी भी मारूफ आर्टिस्ट की बनाई हुई नहीं थी। महज इसी बिना पर तो उनकी तरफ मुतवज्जा होना पड़ा था। गैर मारूफ आर्टिस्टों की बनाई हुई तस्वीर, जिन्हें हिटलर बहुत बड़ा सरमाया समझता था। आखिर क्यों? यही सवाल था जिसने उन तस्वीर के सिलसिले में छानबीन पर मजबूर किया था। कैली ने कहा। और हर तस्वीर पर आर्टिस्ट के दस्तखत जरूर मौजूद रहे होंगे? इमरान ने पूछा। हाँ, ऐसा ही था। और इब्तदाई रहनुमाई उन्हीं दस्तखतों की बिना पर हुई थी। कैली ने कहा। किस तरह? इमरान ने पूछा। जिस मकाम पर वो खुफिया अड्डा होता था, इसका नाम उलटकर दस्तखत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यानी अगर कोई खुफिया अड्डा माल्टा में था, तो उसे अटलाम लिखा गया था। गालिबन तुम समझ गए होगे। और हाँ, तुम्हें याद ही होगा कि बाउल सॉफ पर आर्टिस्ट का क्या नाम लिखा था? कैरी ने कहा। फिलहाल तुम सवाल ना करो। इमरान मुस्कुराकर बोला। मुझे अपनी मालूमात में इजाफा करने दो। तुम अपनी मालूमात में इजाफा करके क्या कर सकोगे? कैली ने कहा। मालूमात बनाए मालूमात। हाँ, ठीक याद आया। वापस चलो, अभी मैंने खाना खत्म नहीं किया था। कैरी के चेहरे पर शदीद छिंचिलाहट के आसार नुमाया थे, लेकिन वो चुपचाप किचन की तरफ मुड़ गई। मेज पर पहुंचकर इमरान खामोशी से खाना खाता रहा और वो खुद उसे खा जाने वाली नजरों से घूरती रही। आखिर थोड़ी देर बाद बोली। मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने क्या सोच रखा है। यही कि जिस तरह तुम लोग अपने मफाद को अजीज रखते हो, इसी तरह दूसरों को भी सोचना चाहिए। इमरान ने कहा। क्या कहना चाहते हो? कैरी ने कहा। मैं अपनी मालूमात किसी एक के हवाले नहीं करूंगा कि वो खुद उस अड्डे पर काबिज होकर एक इजाफी कुव्वत का मालिक बन बैठे। मुझे यकीन है कि कैप कैनेडी पर बर्फबारी का एहतमाम उसी अड्डे से किया गया था। इमरान ने कहा। अच्छा, तो फिर? एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे शामिल होंगे और मैं उनकी मौजूदगी में वो सब कुछ जाहिर कर दूंगा जिसका इल्म रखता हूँ। इमरान ने कहा। अहमकाना बात है। भला ऐसी कॉन्फ्रेंस कौन तलब करेगा? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम्हारी हुकूमत? कैली ने पूछा। हुकूमत का तो नाम ही ना लो, वो मुझे अभी मुर्दा तस्वर करती है। इमरान बोला। यानी अपने आदमियों से तुम्हारा राब्ता नहीं है? कैली ने कहा। आदमियों से तो राब्ता है, लेकिन किसी महकमे से नहीं। ये मेरे जाती दोस्त हैं जिनसे मैं फोन पर गुफ्तगू करता हूँ। इमरान ने कहा। बेहद खतरनाक खेल शुरू किया है तुमने, गुमनामी में मर जाओगे। कैली ने कहा। नाम आवरी के साथ मरने में क्या फायदा पहुंचता है? मरने वाले को तो बहरहाल मरना ही पड़ता है। इमरान ने कहा। तो तुम मुखालिफ कैंप के लोगों से भी इसी किस्म की गुफ्तगू कर चुके हो? कैली ने पूछा। मैं सिर्फ तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी मुलाकात अभी किसी से नहीं हुई। और तुमसे भी इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ कि तुम जर्मन हो। वाकई तुम्हें राम करना बेहद मुश्किल है। कैली बोली। तुम बहरहाल जर्मन हो कैली, इसे मत भूलो। ख्वाह किसी के लिए भी काम कर रही हो, क्या तुम उसे पसंद करोगी कि नाजियों का वो खुफिया अड्डा किसी एक ताकत के कब्जे में चला जाए? इमरान ने कहा।
मैं तो उसकी तबाही चाहती हूँ। उसी तरह जैसे दूसरे खुफिया अड्डे तबाह कर दिए गए थे। कैली ने कहा, वो और वक्त था। अब तो ये आलम है कि दोनों कैंप अनफरादी तौर पर इस कोशिश में हैं कि मैं उनके हत्थे चढ़ जाऊं। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? पहले उन दोनों ने मिलकर उन अड्डों को तबाह किया था और दीवारें बर्लिन का उस वक्त वजूद नहीं था। इमरान ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। वो आयशा से बोली, तुम वाकई ग्रेट हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अपनी मालूमात को नीलाम पर चढ़ा देता। डफर दी ग्रेट हो, इमरान ने कहा। तो फिर अब क्या किया जाए? कैली ने कहा। इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है कि मैं ऐसी एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोशिश करूं, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी हुकूमत की तरफ से भी इस किस्म की कोई तहरीक नहीं हो सकती। कैली बोली, बस तो फिर बात यहीं खत्म हो जाती है, इमरान बोला। ये तो कोई बात ना हुई। जीरोलैंड की तरफ से पूरी दुनिया इस दौरान में ब्लैकमेल होती रहेगी, कैली ने कहा। सिर्फ दो बड़ी ताकतों की बात करो, पूरी दुनिया की बात तो वो भी नहीं कर रहे, इमरान बोला। यानी तुम चाहते हो कि दोनों बड़ी ताकतें इस दौरान में उनके हाथों पे ब्लैकमेल होती रहें? कैली ने पूछा। मेरा ख्याल है तुम भी जाओ और अपने महकमे को आगाह कर दो कि मैं तुम्हारे हाथ भी नहीं लग सका, इमरान ने कहा। या तो तुम पागल हो गए हो या फिर वो जुमला पूरा किए बगैर खामोश हो गई। जुमला पूरा करो, इमरान मुस्कुराकर बोला। या फिर खुद ही जीरोलैंड के एजेंट बन गए हो। वो कुछ ना बोली। दोनों खाना खत्म कर चुके थे। थोड़ी देर बाद कैली ने कहा, मैं इस तरह वापस नहीं जाऊंगी। अभी तुम कोई फैसला कर सकते के काबिल हो भी नहीं, लेकिन मेरा फैसला है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, कैली ने कहा। मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ क्योंकि तुम जर्मन हो, इमरान ने संजीदगी से कहा। लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल में थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी क्योंकि जीरोलैंड के एजेंट तुम्हें पहचानते हैं, इमरान ने कहा। यह तजर्बा भी खासा दिलचस्प रहेगा। मुझे पहले कभी मेकअप में रहकर काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी कामयाबी की एक वजह यह भी है कि तुम मेकअप की माहिर हो, कैली ने कहा। इमरान कुछ ना बोला। शाम तक इसने कैली की शक्ल बिल्कुल ही बदल डाली थी और उसने उसकी महारत की तारीफ तो की थी, लेकिन इस शिकायत के साथ कि चेहरे पर बाज जगह चिपकाए जाने वाले प्लास्टिक के टुकड़े उलझन में मुब्तला कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इनकी आदत हो जाओगी, फिर तुम्हें एहसास तक नहीं होगा, इमरान ने कहा। तुम कहते हो कि थ्रेसिया यहीं मौजूद है, लेकिन मुझे हैरत है कि वो भी अभी तक तुम्हें तलाश करने में कामयाब ना हो सकी, कैली ने पूछा। अभी तक तो मेरा ख्याल यही है कि मुझ पर उसकी नजर नहीं पड़ी, लेकिन ये महज गलतफहमी भी हो सकती है, इमरान ने कहा। क्या मतलब? कैली ने पूछा। इसका तरीका कार दुनिया से निराला है। कोई नहीं कह सकता कि वो किस वक्त क्या कर गुजरे, इमरान ने कहा। तो तुम उससे बहुत मरूब हो गए हो, कैली ने कहा। मैं सिर्फ उसकी फितरत का जिक्र कर रहा था, इमरान बोला। क्या तुम इसे गिरफ्तार करने की कोशिश करोगे? कैली ने पूछा। किस बरते पर? मेरा महकमा तो मुझे मुद्दत तस्वुर करता है, इमरान ने कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, कैली ने कहा। यकीन करो कि यही अभी तक मेरी समझ में भी नहीं आया। अच्छा, अब कुछ देर के लिए बाहर जाऊंगा। यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है, इमरान ने कहा। कितनी देर में वापसी होगी? कैली ने पूछा। जल्द ही, इमरान ने कहा और बाहर आ गया। अब वो इस बंगले की तरफ जा रहा था जिसके गमले में सिगरेट लाइटर नुमा पिस्तौल डालकर आया था। बंगले के करीब पहुंचकर उसने अतराफो जवानिब का जायजा लिया। कहीं भी कोई ऐसा ना दिखाई दिया जिस पर बंगले की निगरानी करने का शोभा किया जा सकता था। अंधेरा फैल गया था। मजीद इत्मीनान कर लेने के बाद वो आगे बढ़ा और गमले से सिगरेट लाइटर निकालता हुआ आगे ही बढ़ा था कि कुछ दूर जाकर पलटा और सीधा अपनी अकामत की तरफ चला गया। ओह, इतनी जल्दी वापस आ गए, कैली ने हैरत से कहा। जहां जाना था अभी वहां जाने में देर है। कहीं भी ना जाओ। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम 2-4 दिन बेफिक्री से गुजार दें? कैली ने पूछा। मैं नहीं समझा, इमरान बोला। ये कतई भूल जाए कि हमारे मकासद क्या हैं। सिर्फ ये याद रखें कि दो अच्छे दोस्त बहुत दिनों के बाद यकजा हुए हैं, कैली ने कहा। बड़ा अच्छा ख्याल है, लेकिन मेरे मुखालिफ मुझे इस किस्म की कोई छूट देने पर तैयार नहीं होंगे, इमरान ने कहा। हमारी तरफ से तो मुतमईन रहो, मेरे अलावा इस वक्त और कोई भी फील्ड में नहीं है, कैली ने कहा। और दूसरों का रवैया हमदर्दाना है, लेकिन थ्रेसिया की टीम मुझे नहीं बख्शेगी। मेरा दावा है कि तुम इस मेकअप में नहीं पहचाने जा सकते, कैली ने कहा। थ्रेसिया का एक आदमी मुझे इस मेकअप में देख चुका है, इमरान बोला। तो इसमें तब्दीली करो और कहीं बाहर निकल चलो, मैं बड़ी घुटन महसूस कर रही हूँ, कैली बोली। इमरान थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उससे मुत्तफिक हो गया। अपने मेकअप में कुछ तब्दीलियां की और दोनों बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। इमरान ने यहाँ कोई गाड़ी नहीं रखी थी, लिहाजा टैक्सी स्टैंड तक पैदल ही जाना था। कितनी खुशगवार रात है, कैली सस्कारी लेकर बोली। इसकी नहीं हो रही, इमरान ने जल्दी से कहा। क्या मतलब? कैली ने पूछा। मतलब ये कि मेरे लिए रात बस रात है।
इसकी शान में कोई कसीदा बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर होगा। इमरान बोला। शुरू कर दी ऊटपटांग बातें, कैली ने कहा। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मैं अपने दिमाग को कबाड़ खाना बनाने पर तैयार नहीं। इमरान ने कहा। जमालियाती हिस्स भी नहीं रही तुम्हारी, कैली ने कहा। मैं शायर नहीं हूँ, इमरान बोला। आदमी तो हो, कैली बोली। आदमी इतना कमजोर पैमाना है कि अगर पेट में रोटी ना हो तो जमालियात फजूलियात होकर रह जाती हैं। इमरान बोला। क्या दूसरे कैंप का असर हो गया है तुम पर, कैली ने पूछा। क्या तुम्हारा कैंप पेट भी शमसी तवानाई से भरता है, इमरान ने पूछा। अरे अरे, क्या आप सियासत छेड़ोगे यहाँ, कैली ने कहा। क्या तुम किसी जमालियाती तकाजे के तहत मुझसे मिलने आई हो, इमरान ने कहा। चलो वापस चलो, बाहर की फिजा शायद तुम्हें रास नहीं आ रही, कैली ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं, इमरान हंसकर बोला। रात कितनी खुशगवार है से आगे बात बढ़ाने का सलीका मुझे नहीं आता, इसलिए इसका रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया था। इमरान ने कहा। लेकिन बातें बनाने के माहिर हो, कैली बोली। हम बेचारे एटम बम तो बना नहीं सकते, इसलिए बातें ही सही, इमरान बोला। मैं कहती हूँ वापस चलो, वरना मैं भी बीमार हो जाऊंगी, कैली बोली। तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम खुद को सेहतमंद भी समझती हो, इमरान बोला। क्यों नहीं, कैली ने कहा। फिर क्यों वापस जाना चाहती हो, मेरी बातों का पामर्दी से मुकाबला करो, इमरान बोला। वाकई बोर कर दोगे, कैली ने कहा। अच्छा खत्म। हाँ, रात वाकई खुशगवार है, चांदनी भी होती तो 14 तबक रोशन हो जाते। गालिबन हवा मस्ती भरी है और सितारे। आगे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, इमरान कहता चला गया। बस चुप ही रहो, कैली बोली। अचानक इमरान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे वजूद को झटका सा लगा हो, और फिर कैली भी उससे आ टकराई। पल भर के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जहन ने जिस्म का साथ छोड़ दिया हो। आंखें भी बंद हो गईं, फिर होश आया था। झुलसा देने वाली गर्मी के एहसास से आंखें खुल गईं। आग का बड़ा सा दायरा उनके गेट चकरा रहा था। कैली की चीखें निकल गईं, और फिर राहगीरों ने भी चीखना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी उनके करीब आने की हिम्मत नहीं की। दायरे का कतर कम से कम 6-7 फीट जरूर रहा होगा, और चौड़ाई एक बालिश से ज्यादा ना थी। इमरान के सीने और कैली के शानों के बराबर गर्दिश कर रहा था। इमरान ने मजबूती से कैली का बाजू पकड़कर कहा, अपने हवास को काबू में रखना। ये क्या है, वो खौफजदा आवाज में बोली। शायद मुझसे एक हमाकत सरजद हो गई है, उसने कहा, और कोशिश की कि झुककर इस दायरे से बाहर निकल जाए। लेकिन इसके झुकते ही दायरा भी इतनी ही तेजी से नीचे आया था। इमरान फिर सीधा खड़ा हो गया, और दायरा दोबारा जमीन से इतनी ही बुलंदी पर आ गया जितनी बुलंदी पर पहले था। आखिर फंस ही गए, इमरान बड़बड़ाया। लोग दूर खड़े शोर मचा रहे थे, और कुछ खौफजदा होकर भाग खड़े हुए थे। अच्छा, अब तुम तो बैठो, इमरान ने कैली से कहा। पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, वो मिनमिनाई। बैठ कर देखो, ये दायरा तुम्हारे साथ ही नीचा तो नहीं हो जाता। बात उसकी समझ में आ गई, और वो तेजी से बैठ गई, लेकिन दायरा इसी बुलंदी पर चकराता रहा। गुड, इमरान बोला। अब इसके नीचे से निकल जाने की कोशिश करो। कैली ने दोनों हाथ जमीन पर टेक कर बैठे ही बैठे जस्ट लगाई, और दायरे की गर्दिश के अहाते से बाहर निकल गई, और दायरा सिर्फ इमरान के गिर्द चकराता रहा। अब मेरे करीब ना आना, इमरान ने कैली से कहा। सीधी घर चली जाओ। लेकिन तुम क्यों नहीं बैठ जाते, कैली जोर से बोली। मैं नहीं निकल सकूंगा। ये देखो, इमरान बैठता हुआ बोला। दायरा इसके साथ ही नीचे आया था, और अब भी उसके सीने के मुकाबिल गर्दिश कर रहा था। हालांकि उसके जिस्म से इसका फासला कम से कम 4 फीट जरूर रहा होगा, लेकिन उसकी आंच उसे झुलसाए दे रही थी। वो फिर बैठ उठ गया। इसी के साथ ही दायरा भी उठा था, और सीने ही के मुकाबिल चकराता रहा था। तो ये बात है, उसने सोचा। सिगरेट लाइटर की हकीकत अब वाज़ेह हो गई थी। यानी वो इसी दायरे का रिसीवर मालूम होता है, इस शुबे की बिना पर कि शायद इसमें ऐसा रिसीवर पोशीदा हो जो इसकी निशानदेही कर दे। इसने आज उससे पीछा छुड़ा लिया था, यानी आजमाइशी तौर पर उसे एक गमले में डाल आया था, लेकिन उसके आसपास किसी निगरानी करने वाले को ना पाकर गलतफहमी में मुब्तला हो गया था। ये समझा था कि वाकई थ्रेसिया ने उसे दुश्मनों से महफूज रहने के लिए एक नायाब हरबा अता कर दिया है। इस वक्त वो लाइटर उसकी कोट की जेब में मौजूद था, और ये दायरा ठीक उसी की सीध में गर्दिश कर रहा था। अचानक इमरान को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे से धकेल दिया हो। वो लड़खड़ाता हुआ कई कदम आगे बढ़ गया। दायरे ने भी उसके साथ ही हरकत की थी, यानी बदस्तूर गर्दिश करता हुआ अमूदन भी आगे बढ़ा था, और फिर तो इमरान के कदम रुके ही नहीं थे। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई गैर मरई हाथ उसका गिरबान थामे उसे एक जानिब खींचे लिए जा रही हो। उसे अब कैली का भी होश नहीं था। पता नहीं वो उसकी हिदायत के मुताबिक घर चली गई थी, या उसके पीछे पीछे ही चली आ रही थी।
उसके पैर मुतहर्रिक थे, लेकिन हाथों को जुम्बिश भी नहीं दे सकता था। वरना क्या मुश्किल था कि इस सिगरेट लाइटर को जेब से निकाल फेंकता। अचानक अपनी इस बेबसी पर उसे हंसी आ गई। बिलाखिर फंसी क्या? थ्रेसिया के जाल में। बहुत खुश था कि उसे डॉज देकर राना पहले से निकल आया है और वो उसका सुराग खो चुकी है। लेकिन वो खुद उसकी नकलो हरकत से आगाही रखता है और किसी मुनासिब मौके पर उसे घेर लेगा। लेकिन अब उसे क्या कहिए कि खुद ही कशां-कशां शायद उसी की तरफ चला जा रहा था। उसे याद आया कि ब्लैक ज़ीरो ने मॉडल टाउन ही के ए ब्लॉक की किसी इमारत के बारे में बताया था कि थ्रेसिया वहाँ मुंतकिल हो गई है। ओह! कोठी नंबर A16। आतिशी दायरा उसे ब्लॉक ए ही की तरफ दौड़ाए लिए जा रहा था। अजीब बेबसी का आलम था। बार-बार सयाने कौवे वाली मिसाल ज़हन को कचूके लगाने लगी थी। लेकिन इस पर बदहवासी तय नहीं हुई थी। ज़हन पूरी तरह बेदार था और वो इस वबाल से निजात पाने की तदबीरें बराबर सोचे जा रहा था। उसके गिरदोपेश में भी हंगामा बरपा था। एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही थी। जो भी उसे देखता तो खौफ होकर भाग खड़ा होता या उसे किसी किस्म का तमाशा समझकर उसके पीछे हो लेता। अगर कोई आग के दायरे के करीब पहुंचने की कोशिश करता तो बेशुमार चिंगारियां मुंतशिर होकर उसकी तरफ लपकती। लेकिन जब पीछे आने वालों ने थोड़ी देर बाद ये देखा कि वो नामालूम आदमी उस आतिशी दायरे समेत मॉडल टाउन के करीब वाले कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है, तो उनके छक्के छूट गए और उन्होंने डर-डर कर भागना शुरू कर दिया। और फिर इमरान बिल्कुल तन्हा रह गया। दायरा उसे कब्रिस्तान से भी निकाल कर ले गया और अब वह खुश्क नाले में उतर रहा था। जैसे ही उसकी तह में पहुंचा, अचानक वो दायरा किसी शोले की तरह बुझकर अपने गिर्द की फिजा को धुआंधार कर गया। इमरान ने इस धुएं की अलगार की हदूद से निकल जाना चाहा था, लेकिन मुमकिन ना हुआ क्योंकि सर बहुत जोर से चकराया था। फिर इसके कदम लुढ़खड़ाए और वो वहीं ढेर हो गया। फिर इसी आलम में पता नहीं कितने जग बीते। बहरहाल दोबारा होश में आने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुजरी हुई सदियों की कोहर में लिपटा हुआ इस कुर्सी तक पहुंचा हो जिस पर अब पड़ा हुआ था। आंखों के सामने अब भी हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। ऐसा ऐसा उसका जहन साफ हो रहा था। फिर यादाश्त बहाल होते ही उसने कुर्सी से उठ जाना चाहा, लेकिन ना उठ सका क्योंकि उसके हाथ कुर्सियों के हत्थों से जकड़े हुए थे। दफातन उसने पैरों की चाप सुनी और आंखें बंद कर ली। ना सिर्फ आंखें बंद कर ली, बल्कि अपने पूरे जिस्म को वो रह रह कर इस तरह झटके देने लगा जैसे किसी किस्म का दौरा पड़ा है। कदमों की चापें रुक गईं, लेकिन इमरान का जिस्म इसी तरह झटके लेता रहा। और फिर उसने किसी औरत को कहते हुए सुना, ये क्या है? क्या तुमने इसे बेहोशी की हालत में कुर्सी से जकड़ दिया था? फिर क्या करता? किसी मर्द ने कहा। होश में आने का इंतजार करते। ये तो आसाबी किस्म के दौरे में मुब्तला हो गया है। कन्फेशन चेयर के काबिल नहीं रहा। मुझे इल्म नहीं था कि कन्फेशन चेयर पर बिठाने की क्या शर्त है, मर्द ने सर्द लहजे में कहा। जवाबदही आराम से करना, औरत ने भी तेज लहजे में कहा। उसे कुर्सी से उठाकर फर्श पर लिटा दो। तुम्हारा लहजा तय कमाना है, मर्द की आवाज आई। होना ही चाहिए, क्योंकि इस ऑपरेशन की इंचार्ज मैं हूँ। तन्हा मेरे बस का रोग नहीं है, तो अपनी मदद के लिए किसी और को बुलाओ, औरत ने कहा। इमरान ने भाई कदमों की चाप सुनी और फिर सन्नाटा छा गया। इमरान का जिस्म अभी वक्फे वक्फे से झटके ले रहा था। इसने आंखों में खफीफ सा दरा करके कमरे के जायजा लेने की कोशिश की। हरचंद के इस औरत का चेहरा पूरी तरह उसके सामने नहीं था, लेकिन वो पहली नजर में उसे पहचान गया। ये समीना सालोमन थी। दफातन वो इसकी तरफ मुड़ी और उसे पुरतशवीश नजरों से देखने लगी। इतने में दो अफराद अंदर आए और समीना ने उनसे पूछा, बुनाजिस कहाँ रह गया? पता नहीं, हमसे कहा गया था कि आपने तलब किया है, उनमें से एक बोला। क्या तुम्हें इल्म नहीं था कि बहालत बेहोशी कन्फेशन चेयर पर नहीं बिठाते? हमने मिस्टर बुनाजिस से यही कहा था, लेकिन वो बोले कि खतरनाक आदमी है, मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं ले सकता। चलो, उसे कुर्सी से उठाकर यहाँ फर्श पर लिटा दो, औरत ने कहा। इमरान की कलाइयों के गिर्द कसे हुए चमड़े के तस्मे खोले जाने लगे और फिर दोनों ने उसे उठाकर फर्श पर लिटा दिया। इमरान का जिस्म अभी झटके ले रहा था। वो दरअसल अपनी इस हरकत को तूल देकर अंदाजा लगाना चाहता था कि इस इमारत में कितने अफराद हैं। उसे होश में लाने की कोशिश करो, समीना बोली। इस वक्त डॉक्टर मौजूद नहीं है, जवाब मिला। हालांकि उसे मौजूद रहना चाहिए था, समीना गुस्सीले लहजे में बोली, लेकिन उन दोनों में से कोई कुछ ना बोला। फिर वो इमरान के करीब दोजाना होकर बैठकर झुकी और उसकी पलकें उठाकर आंखों में देख रही थी कि इमरान का एक हाथ कराटे की जर्ब की शक्ल में उसके बाएं शाने पर पड़ा और वो पट से उसी पर आ गिरी। फिर जितनी देर में वो दोनों कुछ समझने के काबिल हो सकते, इमरान छलांग मारकर उन पर जा पड़ा। दोनों के आपस में सर टकराए। उसके आगे के दो दांत पीछे खिसक गए
और वो दोनों हाथों से मुंह दबाए हुए अपने बेहोश साथी पर जा गिरा। इमरान फिर समीना की तरफ पलटा। शायद उसे कंधे पर उठाकर ले भागने का इरादा था, लेकिन फिर रुक गया। पता नहीं वो खुद कहाँ था और किस तरह इस इमारत से निकल सकेगा। उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब टटोली। सिगरेट लाइटर मौजूद नहीं था और बगली होल्स्टर भी खोल लिया गया था। समीना को जू का तू छोड़कर वो फिर उन दोनों की तरफ आया और उन्हें नीचे से ऊपर तक टटोलने लगा। दोनों के बगली होल्स्टर से रिवॉल्वर बरामद हुए, जिन्हें अपने कब्जे में लेने के बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे से गुजरकर राहदारी में पहुंचा ही था कि बाएं जाने से मुताबिक दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आईं और पूरी इमारत में अजीब सा शोर गूंजने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे कहीं से खतरे का अलार्म बज गया हो। वो तेजी से दाएं जाने मुड़ा और आगे ही बढ़ता चला गया और फिर उसे समीना को चीखते सुना, देखो जाने ना पाए। आवाज उकुब से आई थी। इमरान ने पलटकर अंधाधुंध दो फायर किए और दौड़ने लगा। राहदारी का इख्तिताम जीनों पर हुआ था। वो ऊपर चढ़ता चला गया। दौड़ते कदमों की आवाजें अब भी आ रही थीं। समीना इसके अंदाजे से पहले ही होश में आ गई थी, वरना वो ऐसा जचा तुला हाथ लगाकर आया था कि आधे घंटे से पहले उसे जुम्बिश भी ना करनी चाहिए थी। जीनों के इख्तिताम पर वो फिर राहदारी में था, जिसमें दो रोया कमरे बने हुए थे और शायद इस राहदारी का इख्तिताम भी जीनों ही पर हुआ था। लेकिन इस बार इसने सीधे जाने की बजाय करीब ही के एक कमरे का दरवाजा खोल लिया, क्योंकि अब वो जीनों पर कदमों की चाप सुन रहा था। कमरे में दाखिल होकर उसने आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया और दूसरे हाथ में भी रिवॉल्वर संभालते हुए बायां कान दरवाजे से लगा दिया। समीना इस दरवाजे के करीब पहुंचकर चीखी थी, अगर वो निकल गया तो तुम मादाम के कहर का सामना ना कर सकोगे। दौड़ते हुए कदमों की आवाजें दूर होती गईं। शायद वो तीसरी मंजिल के जीनों की तरफ दौड़े जा रहे थे और समीना गालिबन वहीं रुक गई थी। इमरान ने कुफल के सुराख से आंख लगा दी। अजीब इत्तेफाक था कि वो ठीक उसी दरवाजे के करीब खड़ी तीसरी मंजिल के जीनों की तरफ देख रही थी, लेकिन पूरी तरह होशियार भी नजर आ रही थी। और इमरान अच्छी तरह जानता था कि वो थ्रेसिया ही है और कुछ देर पहले महज गफलत में मार खा गई थी। पता नहीं इस वक्त भी उसके पास किसी किस्म के हरबे मौजूद होंगे। उसे वो उंगलिश्तरियां भी याद थीं, जिनके नगीनों से तबाहकुन शुआएं खारिज होती थीं और जिनकी जद पर आई हुई हर चीज राख का ढेर हो जाती थी। वो कोंदे की लपक भी याद आई, जिसने हार्पर और उसके साथियों को बेबस कर दिया था और थ्रेसिया साफ निकल गई थी। तो फिर क्या करना चाहिए? पता नहीं कब दूसरे लोग तीसरी मंजिल से नाकाम वापस आए। खतर मोल तो लेना ही पड़ेगा। बस फिर उसने दरवाजा खोला और दोनों रिवॉल्वरों का रुख समीना की तरफ करते हुए कहा, निचली मंजिल की तरफ, वरना इस बार मरवत नहीं करूंगा। इमरान ने कहा। उसने उसे कहर आलूद निगाहों से देखा और जीनों की तरफ मुड़ गई। इमरान उसके पीछे चल पड़ा था। वो नीचे पहुंचे ही थे कि सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया और इमरान ने समीना के शानों के ऊपर से फायर कर दिया। वो उछला और धम से नीचे आ रहा। फिर समीना मुड़ने भी ना पाई थी कि उसने दूसरे रिवॉल्वर का दस्ता उसकी गर्दन पर पड़ा और वो एक बार फिर ढेर हो गई। इमरान ने सिर पर से छलांग लगाकर आगे बढ़ा और सामने पड़ी हुई लाश को फलांगता हुआ निकला चला गया। राहदारी में फायर होने की वजह से किसी और से भी मुठभेड़ होने का इम्कान था। उसके पीछे अगर सभी ऊपर भागे चले गए होते तो वो आदमी राहदारी में कैसे दिखाई देता? इस बार राहदारी का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ था, जिसका हैंडल घुमाकर इमरान ने झटका दिया, लेकिन दरवाजा ना खुला। अब इसके अलावा कोई और चारा ना था कि वो एक और फायर करके उसका कुफल तोड़ने की कोशिश करता। उसे मुड़कर देखा। राहदारी सुनसान पड़ी थी। समीना सालोमन भी दोबारा नहीं उठ सकी थी। उसने पहला फायर दरवाजे के कुफल पर किया और दूसरा फायर राहदारी के एक लाइट पर करके वहां अंधेरा कर दिया। कुफल टूट चुका था। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला। शायद यही सदर दरवाजा था। खूंख हवा के झोंके उसके चेहरे से टकराए और सर पर तारों भरा आसमान नजर आया, लेकिन अभी अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो कहाँ है। वो तेजी से आगे बढ़ता चला गया। फिर एक जगह अचानक अगर रुक ना गया होता तो हाथ मुंह तो जरूर तोड़वा बैठता, यानी अगला कदम उसे खासे गहरे खड़े में ले जाता। ठीक इसी वक्त इमारत की जानिब से एक फायर हुआ और इमरान बड़ी फुर्ती से जमीन पर गिरकर बाएं जानिब लुढ़कता चला गया। वैसे ये खदशा जहन में मौजूद था कि कहीं किसी दूसरे घड़े में ना जा पड़े। पे दर पे दो फायर हुए, लेकिन शायद अब इमरान उन्हें दिखाई दे नहीं दे रहा था। तो ये इमारत किसी वीराने में है। इसने जमीन ही पर पड़े पड़े चारों तरफ नजर दौड़ाई। झाड़ियों, दरख्तों और ऊंचे नीचे टीलों के अलावा और कुछ ना दिखाई दिया। वो इमारत से ज्यादा दूर नहीं था और यहाँ इस इमारत के अलावा शायद और कोई इमारत नहीं थी। उसने फिर लेटे ही लेटे इमारत की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। मतला साफ होने की वजह से तारीकी गहरी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी शायद वो लोग इमारत से निकलकर कोई खतरा मोल लेने को तैयार ना थे। उन्होंने राहदारी में वो लाश देखी होगी और इसी से इन्हें अंदाजा हो गया होगा कि अब इमरान गैर मुसल्ला नहीं है। इधर इमरान भी अब गोलियां जाया करने पर आमादा नजर नहीं आता था।
पता नहीं किस मरहले पर किस किस्म की जरूरत पेश आ जाए। वो इमारत की तरफ खिसकता रहा। अचानक उसने बर्न गन की टरटराहट सुनी और बड़ी फुर्ती से एक दरख्त के तने की ओट में हो गया। बर्न गन का चकराता हुआ बर्स इमारत ही की तरफ से मारा गया था। दरख्तों का तना मोटा था कि इमरान ने सिमट सिमटाकर पूरी तरह उसकी ओट ले ली थी और एक रिवॉल्वर जेब से निकाल लिया था। फिर इसके चैम्बर को घुमाकर ये देख लिया कि इसमें कितने राउंड बाकी हैं। 5 कारतूस बाकी थे। थोड़े थोड़े वक्फे से बर्न गन के बर्स मारे जाते थे। दो एक गोलियां इस दरख्त के तने में भी पेवस्त हुई। गालिबन वो अंदाजा करना चाहते थे कि इमरान आसपास कहीं मौजूद तो नहीं है या फरार हो गया है। इसके लिए वो यही कर सकते थे कि खुद फायर करके जवाबी फायर की आवाज़ सुनते। लेकिन इमरान इतना घामड़ भी नहीं था कि वो फायर करके उस जगह की निशानदही कर देता जहां छुपा बैठा था। आखिर उन्होंने भी थक हारकर फायरिंग बंद कर दी और इमरान फिर जमीन पर औंधा लेटकर इमारत की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि ये भी दीवानगी ही थी। फितरी तौर पर उसे निकल भागना चाहिए था, लेकिन इस तवक्का पर कि शायद थ्रेसिया पर काबू पाने में कामयाब ही हो जाए, उसने मसलहत को बालाए ताक पर रख दिया। इसी तरह रेंगता हुआ इमारत की एक दीवार की जड़ तक जा पहुंचा और ठीक इसी वक्त उसने थ्रेसिया की गरजदार आवाज सुनी। अहमको, अब यहाँ क्या कर रहे हो? निकल चलो, वरना अगर पुलिस के हत्थे कोई चढ़ गया तो मादाम का नजला सब पर गिरेगा। तुमने देख लिया ना कि बुनाजिस कितना बड़ा गधा था। ओह, तो मारे जाने वालों में से किसी का नाम बोनाजिस था। इमरान ने सोचा और फिर सदर दरवाजे की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। थ्रेसिया सोलोमन की आवाज इसी तरफ से आई थी। इमरान को पूरी तरह यकीन था कि समीना थ्रेसिया के अलावा और कोई नहीं हो सकती थी। जो इन लोगों के दरमियान बहैसियत समीना सोलोमन खुद अपनी ही नियाबत कर रही थी। वो एक बार फिर रुक गया। आखिर बाहर निकलकर गरजने की क्या जरूरत थी? कहीं ये भी तो कोई चाल न थी कि वो इसकी आवाज़ सुनकर कोई हरकत करे और अंधेरे में भी उसकी निशानदेही हो जाए। वो जहाँ था वहीं रुक गया। कई मिनट गुजर गए, लेकिन फिर कोई आवाज़ सुनाई ना दी। अचानक करीब ही कहीं से कोई गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। अब वो किसी केकड़े की तरह आवाज़ की जानिब दौड़ रहा था, लेकिन इमारत के उकब तक पहुंचने पहुंचते गाड़ी हरकत में आकर रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो तवील सांस लेकर रह गया। बहरहाल अभी वो जमीन ही से लगा हुआ इसी तरह चल पड़ा था जिधर गाड़ी गई थी। आहिस्ता आहिस्ता उकबी सुर्ख रोशनी भी आंखों से ओझल हो गई। दफतन वो फिर रुक गया। करीबी कहीं किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। रिवॉल्वर के दस्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। बाएं जानिब वाली झाड़ियों से कोई जानवर बरामद हुआ था, लेकिन जल्द ही इमरान हकीकत पर पहुंच गया। वो कोई आदमी था जो चौपायों की तरह चल रहा था और उन दोनों के दरमियान कुछ ज्यादा फासला भी नहीं था। ठहर जाओ, तुम मेरे निशाने पर हो, इमरान आहिस्ता से बोला और वो नामालूम आदमी जहां था वहीं रुक गया। आवाज की जानिब मुड़ा भी नहीं। इमरान ने तेजी से उसके करीब पहुंचकर रिवॉल्वर की नाल पहलू से लगा दी। खुदा की पनाह, वो तो कोई औरत थी। इमरान ने रिवॉल्वर की नाल से दबाव डालते हुए कहा, बिलाखिर तुम आहत आ ही गई। अब देखना कैसी मेहमान नवाजी करता हूँ। कौन? औरत हकलाई। इमरान? कैली? इमरान के जहन को झटका सा लगा और रिवॉल्वर के दस्ते पर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। तो तुम यहाँ कहाँ? इमरान ने पूछा। फिर बताऊंगी, कैली हाँफती हुई बोली। क्या वो सब निकल गए? मेरा ख्याल है कि ऐसा ही हुआ है। चलो ताकुब करें। वो उसका बाजू पकड़कर एक तरफ खींचती हुई बोली। पैदल? इमरान ने कहा। नहीं, मोटरसाइकिल है, कैली ने कहा। कहाँ? कमाल है, तुम आखिर यहाँ क्यों आई? तुम्हारे साथ छोड़ देती क्या? कैली ने कहा। वो सचमुच उसे एक मोटरसाइकिल तक लाई। इमरान ने पूछा, क्या तुम्हें वो रास्ता याद है? आगे से सीधी सड़क जुनूब की तरफ शहर को गई है, कैली ने कहा। आहा, मैं समझ गया, मुझे कहाँ लाया गया था। अब इस इमारत में एक मुतनफ़्फ़स भी ना होगा, इमरान बोला। वो तुम पर टॉमी गन से फायर कर रहे थे, कैली ने कहा। हवा से लड़ रहे थे, इमरान ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा और वो उसके पीछे बैठ गई। सड़क पर पहुंचकर इमरान ने कहा, मगर हम ताकुब किसका करें? यहाँ तो इस वक्त कितनी ही गाड़ियां सड़क पर होंगी और फिर पता नहीं वो लोग जुनूब की तरफ गए होंगे या शुमाल की तरफ। ये बात तो है, कैली सर हिलाकर बोली। फिर कुछ देर खामोश रहकर कहा, मैंने इमारत के अंदर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन दरवाजा मुकफल था। ये मोटरसाइकिल कहाँ से मिल गई? बस इत्तेफाक है, पता नहीं कौन बेचारा था जिससे मैंने ये मोटरसाइकिल छीनी थी। खुदा की पनाह, वो आग का दायरा, कैली ने कहा। मेरी अपनी हिमाकत का नतीजा था। चलो घर पहुंचकर इत्मीनान से बातें होंगी और तुम मेरी अकल का मातम करोगी, इमरान ने कहा। तकरीबन आधा घंटे के बाद वो मॉडल टाउन की उस इमारत तक पहुंच चुके थे जहां उनका क्याम था। ये मोटरसाइकिल किसकी है? इमरान ने फिर पूछा, लेकिन कैली ने जवाब देने की बजाय कहा, पहले तुम बताओ कि अपनी किस हिमाकत की बिना पर इस हाल को पहुंचे थे। फिर उसने थ्रेसिया की अता करदा सिगरेट लाइटर की कहानी छेड़ दी।
तो वो इस डायरी का रिसीवर था? कैली ने हैरत से कहा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था, इमरान ने कहा। मुझे इस पर हैरत है कि तुमने थ्रेसिया पर एतमाद कैसे कर लिया था, कैली ने कहा। हालात ही ऐसे थे। मैं ये समझा था कि वो मुझे दोनों कैंपों से बचाए रखना चाहती है, ख्वाह इसमें खुद उसी की कोई गर्ज क्यों ना शामिल हो, इमरान ने कहा। बहरहाल इस समय वो मुतमईन हो गई थी कि जब चाहेगी तुम्हें अपने काबू में कर लेगी। अब ये बताओ कि तुम वहां से फरार किस तरह हो सके, कैली ने पूछा। इमरान को ये दास्तान भी दोहरानी पड़ी। वो खामोशी से सुनती रही और इमरान के सकूत इख्तियार करते ही बोली, और मोटरसाइकिल की कहानी ये है कि मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक अमल नहीं किया था, यानी घर वापस नहीं आई थी, बल्कि इस भीड़ में शामिल हो गई थी जो तुम्हारे पीछे दौड़ रही थी। फिर ऐसा ऐसा भीड़ भी छटने लगी और बिलाखिर तुम तन्हा रह गए। मैंने उसे आतिशी दायरे को बुझते हुए भी देखा और उससे पैदा होने वाले धुएं से दूर ही दूर रही। कुछ देर बाद मैंने देखा कि चार अफराद तुम्हें उठाए हुए एक तरफ को चल रहे थे। मैं उनका ताकुब करती रही। वो तुम्हें एक वैन तक लाए और तुम्हें उसके अंदर डालकर खुद भी बैठ गए और उकबी दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे लिए उसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि एक बड़ा खतरा मोल लेती, यानी उनके उकबी पायदान पर खड़ी हो जाती। बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन पता नहीं किस तरह थोड़ा सा सफ़र यूं भी तय हुआ। फिर एक जगह एक आदमी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता नजर आया और मैंने बेसाख्ता वैन के पायदान से उन पर छलांग लगा दी। ये एक तरह से इक़दाम खुदकुशी ही था, लेकिन मैं मौजूदा तौर पर बच गई। सिर्फ मामूली सी खराशियां आई हैं। मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह बौखला गया था। फिर जितनी देर में वो कुछ सोचने समझने के काबिल होता, मैं उसकी मोटरसाइकिल लेकर भागी और थोड़ी ही देर में उस वैन को जा लिया जिसने तुम्हें लेकर जाया जा रहा था, कैली ने बताया। बहरहाल अब मुझे इस मामले में संजीदा होना ही पड़ेगा, इमरान तवील सांस लेकर बोला। मुझे इस पर हैरत है कि तुमने पहले ही संजीदगी इख्तियार क्यों ना की, कैली ने कहा। बस मैं ऐसा ही ऊटपटांग आदमी हूँ, इमरान बोला। अब क्या सोचा है, कैली बोली। जो कुछ भी रेफ्रिजरेटर में मौजूद है उसी पर कनात करूंगा। भूख के मारे दम निकला जा रहा है। सोचा था कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में दोनों खाना खाएंगे, लेकिन थ्रेसिया ने चक्कर दे दिया, इमरान ने कहा। इस दायरे को कहाँ से कंट्रोल किया जाता होगा, कैली ने पूछा। गालिबन उसी इमारत से, वो शमसी तवानाई का रिसर्च सेंटर है। तुमने देखा कि ये लोग किस तरह हमारे वसाइल से फायदा उठाते हैं। पता नहीं कितनी स्याह बहनें वहाँ के अमले में शामिल होंगी और उन्होंने वहीं पोशीदा तौर पर किसी जगह अपनी तजर्बागाह कायम कर रखी होगी, इमरान ने कहा। खैर खत्म करो, किचन में जाकर देखती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे लिए क्या कर सकूंगी, कैली ने कहा। मैं भी चल रहा हूँ, इमरान बोला। दोनों किचन में आए और कैली रेफ्रिजरेटर से मुख्तलिफ चीजें निकालने लगी। फिर बोली, आखिर तुम संजीदा हो जाने में कितना वक्त लोगे, कैली ने कहा। पेट भर लेने के फौरन बाद भी संजीदा हो सकता हूँ। वैसे मैं सिर्फ उसी वक्त संजीदा होता हूँ जब गहरी नींद सो रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि मरने के बाद संजीदा तरीन हो जाऊंगा, इमरान ने कहा। तुम कुछ नहीं हो सकोगे, हर हाल में सिर्फ इमरान ही रहोगे, कैली ने कहा। अब्दुल मनान भी हो सकता हूँ, इमरान बोला। वो फ्राई पैन में अंडे तलती रही, फिर उन्हें प्लेट में मुंतकिल करती हुई बोली, मैंने फैसला कर लिया है। किस बात का, इमरान ने पूछा। तुम्हारी इस तजवीज़ को बरकरार लाऊं कि इस सिलसिले में बड़ी ताकतों के नुमाइंदों की एक कॉन्फ्रेंस तलब की जाए। मैं इसे यकीनन ताबन करूंगा, ये मेरा वादा है, इमरान ने बड़े खलूस से कहा और तले हुए अंडों पर टूट पड़ा। फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्या हुआ, उसने हैरत से पूछा। शायद मेरी अकल ही खप्त हो गई है। शमसी तवानाई का मरकज खतरे में है। अगर थ्रेसिया के लोगों ने वहां अपनी तनसीबात भी लगा रखी थी तो उसे तबाह कर देने की कोशिश करेंगे, इमरान बोला। वो तेजी से उस कमरे में आया जहां टेलीफोन मौजूद था। बड़ी तेजी से राना पैलेस के नंबर डायल किए और जवाब में ब्लैक जीरो की आवाज सुनकर बोला, शमसी तवानाई का मरकज खतरे में है। ओह, आप कहाँ थे जनाब? कई घंटे से ट्राई कर रहा हूँ और आपने जो खबर दी है वो आधा घंटा पुरानी है। शमसी तवानाई के मरकज वाली इमारत का एक हिस्सा धमाके से मुनहदिम हो गया है और इसके गिर्द जमीन से आग उबल रही है। खुदा की पनाह, इमरान तवील सांस खींच कर रह गया। ब्लैक जीरो कहता रहा, आपने बंगला नंबर A16 की निगरानी का हुक्म दिया था। मैंने सबों को उधर ही लगा दिया था और आपकी कॉल का इंतजार करता रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद स्कीम में कोई तब्दीली आ गई है, लेकिन मैंने निगरानी करने वालों को वहां से हटाया नहीं था। वो थोड़े थोड़े वक्फे से मुझे वहां के हालात से मुतला करते रहते थे। आखिरी इत्तला सफदर ने दी थी कि वो हालात में अजीब सी तब्दीली महसूस कर रहा है, यानी उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बंगले के मकीनों को मालूम हो गया हो कि उनकी निगरानी की जा रही है। फिर एक घंटे तक कोई दूसरी इत्तला ना मिलने पर मुझे तशवीश हुई और मैंने सोचा कि मुझे खुद वहां पहुंचकर देखना चाहिए। बहरहाल वहां पहुंचा और ये देखकर मुतहैयर रह गया कि वो सब अपनी अपनी पोजीशनों पर बेहोश पड़े हुए हैं। लेकिन जनाब, वो बंगला खाली था, वहां मुझे कोई भी नहीं मिल सका। ब्लैक जीरो बोलता चला गया। बहुत बड़ी चोट हुई है, इमरान ने कहा।
आखिर हुआ क्या? ब्लैक जीरो ने पूछा। लंबी कहानी है, इत्मीनान से बताऊंगा, इमरान ने कहा। और अब अपने लिए एक पैगाम भी सुन लीजिए, ब्लैक जीरो ने कहा। रिकॉर्डेड पैगाम? इमरान ने हैरत से कहा। किसका पैगाम है? थ्रेसिया के अलावा और किसका हो सकता है? ब्लैक जीरो ने कहा। इमरान ने फिर लंबी सांस खींची और बोला, सुनाओ। खुद उसी ने कहा था कि पैगाम उसी की आवाज में रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा दिया जाए। जरा तौकफ कीजिए, अभी पेश करता हूँ, इमरान ने कहा। ब्लैक जीरो ने कहा। और इमरान सर हिलाकर रह गया। इतने में थ्रेसिया की आवाज आई। तुमने मुझे ख्वामख्वाह गुस्सा दिलाया है। अब देखना अपना हश्र। कैली ग्राहम तुम तक पहुंच चुकी है, लेकिन मैं अपने खिलाफ तुम्हें इससे साजबाज नहीं करने दूंगी। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम बाउल सौफ का मामला हल कर चुके हो। अब भी मौका है कि अपने अजाइम को अपनी जात से आगे ना बढ़ाओ, वरना तुम्हारे मुल्क को भी पछताना पड़ेगा। यह आखिरी वार्निंग है। शमसी तवानाई के मरकज की तबाही मुबारक हो। मेरे आदमी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इससे तुम्हारे ही मुल्क को फायदा पहुंचता, मगर कभी कभी तुम अव्वल दर्जे की अहमक साबित होते हो। मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ। पैगाम खत्म हो गया और इमरान पेशानी से पसीना पोंछने लगा। कैली ग्राहम उसके पीछे खड़ी थी। बहुत नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। वो लोग शायद मरकज के उस हिस्से में टाइम बम रखकर फरार हुए थे जिसमें उनकी तनसीबात थीं। वो हिस्सा धमाके से तबाह हो गया है, इमरान ने बताया। ओह, कुछ नहीं, देखा जाएगा। इमरान ख्वामख्वाह हंस पड़ा, लेकिन कैली को उसकी ये हंसी बड़ी भयानक लगी थी। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे कोई दरिंदा गुर्रा कर रह गया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।